हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 10 जो कि मछली चैप्टर का नाम है और यह कहानी में लिखा गया है और इसका लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अभी तक आप पिछला चैप्टर कवर नहीं किए हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ और शुरू से यानी कि जो चैप्टर नहीं पढ़े हो वो पहले पढ़ो, फिर नंबर 10 पढ़ाई करना। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि बिहार बोर्ड में 30 से 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव बुक से पूछा जाता है। तो रीडिंग करोगे तो न फिर टिक मारोगे। तो हम 20 से 30 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग में भी सुने तो आप टिक मार दीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर है। ठीक है, तो 24 चैप्टर याद कर लीजिए, साथ में इनके लेखक का नाम भी याद कर लीजिए। और आप यह भी याद कर लीजिए कि एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, सर्व विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लिखा गया है, विष के दांत कहानी में लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा गया है, नागरी लिपि निबंध में लिखा गया है। ठीक इसी तरह से आप 24 चैप्टर याद कर लीजिए और उनके लेखक के नाम और साथ में ही कौन सी भाषा में लिखी गई है ये भी याद कर लीजिए। क्योंकि हम आपको बता दें, यहाँ से 10 से 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि आपको सिर्फ एक चैप्टर से ही सिर्फ 12 से 10 नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आप पहले इसको याद कर ले, फिर हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको बता दें, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए हिंदी भाषण में कुछ है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये भी जान लेंगे तो ठीक रहेगा। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप पेन कॉपी लेकर नोट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि नोट नहीं बनाओगे तो फिर VVI क्वेश्चन सब छूट जाएगा या ऑब्जेक्टिव जो है वो भी छूट जाएगा, तो फिर काम कैसे चलेगा। मेहनत से नहीं भागोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना, मेहनत से भागना नहीं है। हम लोग साथ मिलकर इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाई करेंगे, सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करेंगे। सीरियस होकर पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा होने वाला है भी नहीं वैसे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ यह भाषा लिखी हुई है, तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह लिखी गई भाषा है। देखो, ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। जब हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी के बारे में भी तो जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जा रहे जाने कुछ नहीं, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और बीच बीच में बात करते रहेंगे। तो जब तक हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, देखो हम बता दें कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कोई रॉबोट नहीं है, ठीक है, या हमें कंप्यूटर नहीं समझो कि जो लिखा है बक 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 बोलते रहे और चैप्टर समाप्त हो गया। भाई हम इंसान हैं, हम बात करेंगे, बीच बीच में बात करेंगे। हमसे भी कोई गलती होता होगा, वॉइस में भी गलती होता होगा, कुछ ज़्यादा गलती हो जाता है कटिंग कर देते हैं। कहीं पर लगता है चलो इतना चल सकता है तो चल सकता है तो छोड़ देते हैं। कोई हम रॉबोट थोड़ी है कि भॉई 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 जो मन जो लिखा है सीधे पढ़ते चले जाओ। भाई इंसान है हम भी, हम कोशिश करते हैं, गलती होता है फिर कोशिश करते हैं। सो ये सब अपनी जगह है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हम रॉबोट की तरह पढ़ाई नहीं करेंगे। हम मिलजुल कर पढ़ाई करेंगे और इंटरटेनमेंट के साथ अच्छा नंबर लाना है और सही डायरेक्शन में काम करना है। बस ये नहीं कि कंप्यूटर के तरह याद करते रहो, या कोई मशीन होता है ना उसमें अपना कोई सामान दे दो और लगातार भरते रहो, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे। अपने लोग इंसान है तो इंसान की तरह इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाई करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं, बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर पर आते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों 1994 से लेकर 1996 तक निराला सर्जन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कविता संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी तथा 2 कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इतावली भाषा में उनकी कविताओं एवं कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघु सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 20वीं सदी के 7वीं-8वीं दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसे दौर में उनकी 2 एक कहानियां भी सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजन का ध्यान आकृष्ट किया था। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होते आई है। प्रस्तुत कहानी कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन की स्मृति की भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें एक किशोर की वे संधिकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं है। कहानी एक छोटी शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोचित करते हुए लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। कहानी का समन्वय प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। तो विनोद कुमार शुक्ल के बारे में हम जान गए। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमें आशा है कि आप पेन और कॉपी लेकर नोट बना रहे होंगे, क्योंकि बुक से आपको हम बता दें 30 या 25 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सिर्फ बुक से, जो कि रीडिंग करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आप जानते ही हैं। और 20 नंबर का पूछा जाता है व्याकरण से, दोनों मिलाकर 50 नंबर का हो जाता है ना। तो 30 नंबर कवर करने के लिए आपको बुक का रीडिंग करना या वॉइस रिकॉर्डिंग में सुनना आपको ज़रूरी ही है। तो हमें आशा है कि आप नोट कर रहे होंगे। और हम आपको एक बात बता दें कि अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा ले, क्योंकि शांति से सुनो, मन से सुनो, आँख बंद करके सुनो। नोट बना रहा है तो आँख खोल के भी बनाओ। ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर करके सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके ही लिखना स्टार्ट करते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर चलते हैं। आप बच्चे नहीं हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। तो चलिए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है मछली नाम है। होता है आदमी से ही मिस्टेक होता है, ठीक है। जो बोलता है ना हमसे मिस्टेक कभी नहीं होता, दिस इज कॉल्ड जानवर, या कभी वो प्रयास ही नहीं किया, वही व्यक्ति हारता है ना। जो जीतने का कोशिश करता है, जो जीतने की कोशिश नहीं कभी किया तो हारेगा क्या। सो खैर बहुत सारे बात हो जाएगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम देखो, हम चाहेंगे तो कटिंग भी कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। बोलो कटिंग कर दे, तो फिर तुम भी देखो कि हम पढ़ाते हैं और कितना छात्र को हम फर्स्ट डिवीज़न करा दिए। जब हम पढ़ाते हैं हमसे गलती हो जाता है तो तुम सीख रहे हो ना, तुमसे गलती होगा, सीखेंगे, इसमें क्या है। अब ऐसा नहीं कि गलती हो गया तो हम कटिंग कर दिए वॉइस को, ये फिर क्या मजा आया। दिस इज कॉल्ड लाइव,
लाइव में कटिंग फटिंग कुछ नहीं किया जाता है, जो चल रहा है जो चल रहा है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं मछली। पिछला जितना हम बात बोले ना सब ध्यान में रखते हुए आगे सुनो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इंटरटेनमेंट कर लेते तो सारा कुछ भूल ही जाओ। और अभी तक पिछला चैप्टर नहीं कवर किया है तो वो भी जाके कवर करो, क्योंकि पढ़ाई करो तो फिर मन लगा के करो, नहीं करना है तो फिर छोड़ दो। अच्छा नंबर लाना है तो फिर मन लगा के पढ़ो ना, क्या झूठ फूस का इधर उधर करते रहते हो। तो चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ हो गया। बहुत सारा लड़का सोचता होगा कि सर डांटते हैं आप, जो मन में आता है जो बोल देते हैं आप, बताओ क्या करें हम डांटते हैं तो तुम ही को भलाई के लिए नहीं डांटते हैं। क्या हो गया, हल्का डांट सुनकर तुम अगर आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ जाओ, इसमें क्या है। चलो खैर, ये सब का बुरा नहीं मानो, ठीक है। हम पहले ही बता चुके ना, हम इंटरटेन के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट की तरह हम कुछ बोलते चले, तो ऐसा भी मज़ा नहीं आता है। रॉबर्ट की तरह बोलना भी यार इतना मज़ा नहीं आता है। चलो खैर, हम और बात करेंगे आगे। जब तक फिर देखते हैं चैप्टर की ओर। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली की गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ की बिखराव में तेजी आ गई थी। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में 3 मछलियाँ थी। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे, 2 जिंदा थी। झोले में उनके तरफ के झटके में जब तब महसूस करता था। मन ही मन सोच रहा था, एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़े करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़े, मछलियाँ ऊपर पड़े, उनमें थोड़ी जान आ जाए। संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। नहान घर का दरवाज़ा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी थी, उसी आधी खाली कर मैंने झोले की 3 मछलियाँ उछल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछलियाँ उछलकर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा था। जब देखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहाँ घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली देखी नहीं। दादी जी ने बताया था कि वह मछली इस नाले से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में चली जाएगी। संतू ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों को भींगा देखेंगे तो मार पड़ेंगे। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी। पैंट को मुट्ठियों से दबा दबा कर नुचरा। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने गोद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को लेकर घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई थी मछली, वह शायद मर गई थी। संतू से मैंने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाला मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छू कर देखना चाहता था, लेकिन डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतू तू भी छू कर देखना, नहीं काटेंगे। संतू ने इनकार करते हुए कहा, मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटते, ये मछली नहीं काटते, ले छू। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ। फिर डरकर उसने अपना हाथ खींच लिया। डरता क्यों है कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसली पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतू चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दादी जी कहती थी, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं देखती। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी सी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछें जोर से छल्लेदार बन गई थी। संतू
तू इसके आँख में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें देखती है क्या? मछली बाहर स्पर्श पर पड़ी थी, इसलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा और पास से देख, परछाई देखती है? समझाते हुए मैंने उससे कहा, दीदी कहती है मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं देखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतू चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई देखती है या नहीं। तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपनी चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई देखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतू से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौटकर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया। चह चह, मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी। दुख से मैंने कहा, भैया मछली अभी कट जाएगी? भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चक्कू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था। जिस रोज मछली बनाती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा, जिस जगह मछली काटी जाती थी वहाँ वही पाटा धुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू के धार कर रहा होगा। नहान घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे बाल्टी देख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में है, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियाँ निकाल लिया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक नहीं आए थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे, इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवेल से पोंछकर उनमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू के ठुट्ठी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रहे थे तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भंगू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं, वह कमरे में अकेले लेटेंगे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। भग्गू के पीछे खंबे के पास टिक कर हम दोनों मछली का काटना देखने लगे। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले से पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका, फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली। पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा।
भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई सी थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी की कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दादी जी का पूरा शरीर सहिर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहराना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। बारी की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। दोनों हाथों से मछली को अपनी पेट के पास छुपाए हुए था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछलियाँ की कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों की गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी दहरार कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूँगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जैसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला। फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसे गंध आ रही थी। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया और इससे आप क्या सीखे हमें कमेंट में बताइए। और अगला चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं कवर करें, हिंदी में ही कौन सा चैप्टर कवर करें आप हमें कमेंट में बताइए। तो इसमें कुछ प्रश्न बच गए हैं तो उस प्रश्न की ओर हम चलते हैं। उसके बाद फिर कुछ इस प्रश्न के बारे में बातचीत करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है, 16 है। तो 16 क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सही सुने आप, 16 क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें से 4 से 5 ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि ऐसी 2-3 साल करके गैपिंग करके गोल गोल करके पूछता रहता है, जिसे आप VVI क्वेश्चन कहते हैं। तो बस 3 से 4 या 5 ही क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे। बोर्ड के माध्यम से हम आपको 16 का 16 क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, लेकिन जो 5 से 6 या 4 कह ले जो VVI क्वेश्चन है जिस पे ज़्यादा पूछा जाता है, माने कि कुछ साल के अंतराल कर के, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। साथ में हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और जो मेन VVI क्वेश्चन है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो फिर आपको यहाँ तो हम नहीं बता सकते हैं, हम बताएंगे बोर्ड के माध्यम से ही। तो आपको करना है क्या, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और आपको प्ले लिस्ट में जाके NCERT हिंदी क्लास 10th बिहार बोर्ड करके प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें जाइए और आप सभी आंसर का क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि हर एक चैप्टर का VVI जो क्वेश्चन है अलग अलग पार्ट करके वहाँ पे उस प्ले लिस्ट में डाला गया है।
तो आप वहाँ जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे सब कुछ कवर किया गया है, जैसे कि हर एक चैप्टर का आपका VVI क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद निबंध हो गया, उसके बाद लेख हो गया, निबंध को ही लेख कहते हैं, या जो भी हो गया, गद्यांश हो गया, यानी कि जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है लगभग सब वहाँ पे कवर किया गया है। कैसे लिखना है, क्या करना है, जो कुछ बाकी होगा तो हम उसको जितना जल्दी हो कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत से आदमी सोचते हैं या सोच रहे होंगे अभी कि हम बोले कि चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमको फ़ायदा होगा। भाई चैनल सब्सक्राइब करने से जो हम क्लास 10th बिहार बोर्ड से न्यू रिलेटेड जो नया वीडियो होगा हम बनाकर डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऐसा नहीं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम ये नहीं कहते कि कर ही लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम जो भी नया वीडियो डालें, ताकि हम अभी तो स्टार्ट ही लगभग कुछ महीनों या कुछ साल हुआ है स्टार्ट किए हुए, तो इसमें न जाने अभी कितना कुछ कवर करना बाकी है। तो हम आपको इसलिए कह रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि कुछ नया डाले तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और वह वीडियो देख ले। क्योंकि हर एक साल कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है क्लास 10th में, जैसे कि इस साल भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही। तो इसलिए हम बोलते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक डायरेक्ट पहुँचे, इसलिए नोटिफिकेशन पहुँचता है। और ऐसा कोई बात नहीं है। तो जैसे कि हाँ, बस अभी चलता तो फिर हम चलते हैं तो बोर्ड के माध्यम से हम दोनों आदमी बहुत ज़्यादा बात करेंगे। यहाँ पर जैसे बात करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, तो यहाँ पर अभी हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ जाते जाते एक बात कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शब्द निधि करके होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि शब्द निधि आपके स्क्रीन पर है, तो इसे अब 2 से 3 बार पढ़ कर और छोड़ देना है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। और एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता इसका मतलब ये भी नहीं कि नहीं पढ़े। हम इसलिए कहते हैं इसे 2 से 3 बार पढ़ के छोड़ दो, क्योंकि जब तुम कोई नया शब्द देखोगे ना तो उसका शब्द निधि का जो अथी होता है, माने कि उससे तुमको, यानी कि एक तरह से बोल लेना, एग्ज़ाम में तुमको कोई शब्द ऐसा होता है उसको माने कि समझ कर लिखने में बहुत आसान हो जाता है। तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम इसको, हम आपको बता दें कि सिर्फ 2 से 3 बार पढ़ लो और छोड़ दो। तो बस हम इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो को अगर बातचीत करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर चलते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड पर हम अपने लोग बात करेंगे, ठीक है, वहाँ पे दोनों आदमी इंटरेक्शन करेंगे, उसके बाद वहाँ पे फिर मजा आएगा। यहाँ पे तो वीडियो ही लंबा बहुत हो जाता है, तो यहाँ पे बस इतना ही रहने देते हैं। तो अभी तक हम जितना भी आगे या पीछे करके बोले हुए हैं सब आप जान गए होंगे। तो सिर्फ जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि तुम्हारे पास जितना दोस्त है या रिलेशनशिप में जो भी 10th का विद्यार्थी है, सोचो कि यह वीडियो किसको भेजा जाए कि वह वीडियो देखे और उसके जीवन में लाभ मिल सके। तो सेंड करो उसके पास वीडियो, क्लास 10th वाला को यह वीडियो भेजो। हाँ, और प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से VVI जो क्वेश्चन है वो सब कवर करो। तो इससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले ही लंबा हो चुका है। तो हम बोर्ड के माध्यम से दोनों आदमी बातचीत करते हैं। तो चलते फिर बोर्ड की ओर और क्वेश्चन देखते हैं, और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक आप पढ़ाई करते रहिए अच्छा से। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।